बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का आज पहला वर्किंग डे था और आज उन्होंने फुल कोर्ट इजलास से भी खिताब किया, सदारत की। इस फुल कोर्ट इजलास में जो पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनका जायज़ा लिया गया कि किस तरह पेंडेंसी जो है वो कम की जाए, जो वर्कलोड है उसे जो है वो कैसे कम किया जा सकता है और लोगों को, आवाम को इंसाफ जो है वो कैसे फराहम किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उम्रे पे थे, लेकिन उन्होंने बैरून मुल्क से ही इस फुल कोर्ट इजलास में शिरकत की, थ्रू जूम जो है वो शरीक हुए और इसका अलमिया भी जारी कर दिया गया। फिर हुकूमत जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब नई एक 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाने का इरादा रखती है और इसकी बादगश्त इस्लामाबाद में, लाहौर में और मुख्तलिफ हलकों में जो है जारी है कि एक नई आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। गो तहरीक इंसाफ ने अभी इस तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है और मौलाना फजल रहमान साहब भी जो है कहते हैं कि कोई ऐसी तरमीम जो है वो नई काबिल कबूल नहीं होगी। कुछ खामियों का जिक्र किया जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ खामियां रह गई थीं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हम आज बात करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब, उनसे बात करेंगे और फिर बाद में राजा कमरुल इस्लाम साहब होंगे, मोहम्मद अली सरफराज साहब होंगे, उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताइएगा सर, 26वीं आईनी तरमीम पर जो है अमल दरामद शुरू हो चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कुछ शायद खामियां रह गई हैं उसमें और उसके लिए 27वीं आईनी तरमीम जो है वो होने जा रही है। क्या समझते हैं सर, क्या खामियां हो सकती हैं? खामियां तो बहुत सारी डिस्कस हो चुकी हैं मीडिया पे जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खामियां जो हैं और 27वीं आईनी तरमीम की जो जरूरत पड़ी है जी, ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है जिसको हम बार बार कह रहे थे कि आप ये सारा काम उजलत में करने चाहते हैं। ठीक है। और आपने सिर्फ वो 25 को मार्क करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डॉक्यूमेंट को इस तरीके से अमेंड किया है कि उसमें आप अब खुद आपको नहीं समझ आ रही कि इसको आगे कैसे लेके चला जाए। तो प्रॉब्ली फॉर दिस रीजन दे आर लुकिंग फॉर 17th अमेंडमेंट, जिसमें सबसे बड़ा लैकूना जो है वो जो जुडिशियल कमीशन है उसके जो उन्होंने चेयरपर्सन तो नहीं कहेंगे, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी जज होंगे वो कैसे अपॉइंट करना है जी, एक वो लैकूना है। और फिर वो जो है लाइक अदर इसमें जो चीजें हैं, द कंफ्यूजन इज ऑल बिकॉज कि ये उजलत में किया गया है और अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये 27वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं। सर, कहा यह जा रहा है कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं उनमें से 17 जजों में से अगर 5 जज निकाल दी जाएं, आईनी बेंचेस में जो है उन्हें लगा दिया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि कोई नई तरमीम ला के तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाए। सर देखें जी, ये जो तरमीम इन्होंने की है, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये उजलत में की है और इनको उसके रिपरकशंस का खुद भी अंदाजा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो आइडियली बनना चाहिए था, जिसमें कोई हर्ज ना होता, अगर ये पहले 5 या 7 सीनियर जजेस को डेजिग्नेट करते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और ये डिस्क्रिप्शन जो है ये ना रखी जाती जजेस को पिक एंड चूज करने के लिए, तो ये ज्यादा मुनासिब होता और ये प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता। दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो ये ओरिजिनल आइडिया इन्होंने कंसीव किया है कि 199 के सारे केसेस जो हैं वो उनके पास जाएंगे, मेरा ख्याल है ये भी काम नहीं करने वाला। क्योंकि 199 की जुरिस्डिक्शन सिर्फ पॉलिटिकल जो है रिपरकशन रखने वाले आईनी केसेस के लिए नहीं होती। 199 तो आम एपलेट जो जुरिस्डिक्शन है उसकी ऑफशूट भी हो सकती है। तो ये इसको डिवाइड करना कि कौन सा केस आईनी बेंच का है जो प्री कंसीव था आईनी अदालत के तौर पे और कौन सा एपलेट बेंच ने सुनना है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और जरूरी नहीं है कि जो पहले 5 या 7 जज जो हैं वो अगर ये आईनी बेंच बनाएं तो वो सिर्फ आईनी केस ही सुने, वो कोई केस और भी सुन सकते हैं। और जब कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है जिसकी इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, वो केस उसके सामने जा सकता है। और वो मेरा ख्याल है उसको जुडिशियल कमीशन को देने की बजाय
वो जो बेंच बनाने वाला इनके पास कमीशन था, जो कमेटी थी, वो उसके पास होना चाहिए। दैट इज द अप्रोप्रिएट कमेटी, जिसने बैठ के जिनको पता है कि जजेस को किस तरह बेंचेस बनाने हैं और कैसे डिस्पोजल करनी है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से उन्होंने की हैं, अपने हाथ में डिस्क्रेशन रखी है ताकि अपनी पसंद के जजेस को वो वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएं और एक्सपेक्ट करें कि उनकी मर्जी का फैसला आ जाएगा। मेरा ख्याल है दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क और ये बड़ा आगे मुश्किल और कंफ्यूजन आने वाली। लेकिन सर एक कंफ्यूजन ये भी है ना सर कि ये जो आईनी बेंचेस होंगे ये भी तो पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही होंगे ना। जारी बात है जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वही इसमें आ सकते हैं, तो ये कोई अलग तो चीज़ तो नहीं होगी। ये होना तो आइडियली यही चाहिए ना जी, कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे दूसरे बेंचेस होते हैं उसी तरह ये आईनी बेंच भी होगा। और आईनी बेंच जरूरी नहीं है कि वो जो 6-7 जजेस वो नॉमिनेट करेंगे वो हो। अगर किसी केस का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा है, जैसे मेरा ख्याल है 26वीं तरमीम जो है वो चैलेंज हो चुकी है, तो 26वीं तरमीम के चैलेंज को अगर ये अपनी पसंद के 5-6 जजेस के सामने लगवाना चाहेंगे तो दैट डिसीजन एंड दैट प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल जनरली बाय द पब्लिक। तो इसलिए वहां पे मेरा ख्याल है कि फुल कोर्ट को बैठना चाहिए और फुल कोर्ट ही एक आईनी बेंच होना चाहिए। तो इसको फ्लेक्सिबल और फ्लूइड रखेंगे तो ये वर्क करेगी, अदरवाइज ये नहीं करेगी। सर आप खुद जज रह चुके हैं, मुझे बताइए कि जो आज 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज हो गई है, वज़ीर कानून कहते हैं कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई तरमीम जो पास करे पार्लिमान वो चैलेंज हो जाए। ये इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है जी। जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है और सारी जुरिस्डिक्शन अमेरिका से लेके और आप किसी भी मुल्क तक चले जाएं तो वहां पे जहां पे थोड़ी बहुत भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वहां पे जुडिशियल रिव्यू है और जुडिशियल रिव्यू जो है उसको नहीं रोका जा सकता। ये जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इवन ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता था कि पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट कैन डिक्लेयर अ लॉ कि ऑल ब्लू आइड चिल्ड्रन विल बी किल्ड, लेकिन उससे पहले वो उन्होंने डाइसी ने कहा था कि उससे पहले जरूरी है कि सारे पार्लियामेंटेरियन इनसेन हो जाएं और जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं वो इडियट हों, तो फिर ऐसा कानून पास हो सकता है। बट यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है। ये बात नहीं समझ रहे ये लोग कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे ये खुद से क्रिएशन है। इसीलिए इंडिया में जो लॉ पास, ये जो जजमेंट पास हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर की, जिसको बाद में बांग्लादेश में भी फॉलो किया और 1-2 और मुल्कों ने, कि पार्लियामेंट चूंकि क्रिएशन है खुद इस कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को वो नहीं डिस्टर्ब कर सकती। और 26वीं आईनी तरमीम ने बेसिक फीचर जो है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसको छेड़ा ही नहीं है बल्कि उसका बेड़ा अगर कर दिया है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, वो जो है उसको मेरा ख्याल है जुडिशियल रिव्यू तो इसमें जरूर सुना जाना चाहिए। लेकिन सर पार्लियामान कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आइन रीराइट करने की कोशिश की है, आइन को रीराइट किया है। देखिए मैं डिफेंड नहीं कर सकता जो पुराने डिसीशंस हैं जिनका जिक्र ये सारे सियासतदान बार बार कर रहे हैं, उनको वाकई डिफेंड नहीं किया जा सकता। और कुछ जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ जजेस ने खास वक्त में, खास सर्कमस्टांसेस में अगर कोई इस तरह का डिसीजन लिया है जिसको पब्लिक एक्सेप्टेंस भी नहीं मिली। आज लोग जैसे 63A को मैं खुद क्रिटिसाइज करता हूं कि वो वाली जजमेंट जो है उसका रिव्यू होना चाहिए था, जो उसका टाइमिंग और तरीकाकार ठीक नहीं था। लेकिन ये जजमेंट्स जो हैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाती। ये प्रिटेक्स्ट नहीं है कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको वापस ले लें। ये जो बयानात आ रहे हैं सियासी पार्टियों और सियासतदानों की तरफ से, वो सिर्फ पॉलिटिकल हैं, उसका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं।
चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद जमील साहब। ये थे शाहिद जमील साहब जो बता रहे थे कि जो है वो सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मुझे यहाँ लेनी है ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो क्या हो सकती है, किस तरह आ सकती है, तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब मुस्लिम नून से और मोहम्मद अली सरफराज साहब तहरीक इंसाफ से। राय साहब, हम बात कर रहे थे कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उस पर तो अमल करना होना शुरू हो गया, आईनी बेंचेस भी बन जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। तो अब 27वीं आईनी तरमीम के बारे में जो है वो कहा जा रहा है कि एक नई तरमीम आ रही है। क्या कोई नई सोच आ गई है, कोई नया प्लान आ गया है, या कोई गलतियाँ दुरुस्त कर रहे हैं? गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कॉन्टीन्यूटी की 2-3 चीज़ें जो बाजी नज़र में नज़र आती हैं। अच्छा, वो मैं ये बुनियाद मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि मेरा एक एनालिसिस है। जी जी। पहली बात तो ये है कि जब ये बात हुई थी कि आईनी अदालत बनाई जाए या आईनी बेंच, तो उस वक्त कहा गया था मुख्तलिफ लोगों से, आईनी अदालत के अपोनेंट की तरफ से, कि जी हम करेंगे, आप आईनी बेंच बना दें। ठीक है। और जब ये फिर आई उसके दलील के जी आईनी बेंच बनाने से तो वो केसेस वाला तो लोड वहीं रहेगा, तो फिर दूसरी दलील ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दें। तो 26वीं आईनी तरमीम में चूंकि वो तादाद नहीं बढ़ी हुई, ये मेरा गुमान है। ठीक है। तो चूंकि नहीं बढ़ी हुई, तो अब आप इमेजिन करें अगर इनमें से मौजूदा 16 में से 5 उधर चले जाते हैं, तो फिर जिस बुनियाद पे, जिस वजह से वर्कलोड कम करने के लिए लोगों को रिलीफ, तो वो शायद अभी वो उसमें शामिल नहीं। तो आईनी बेंचेस के लिए नए जज नहीं आप लगा सकते? तो तब भी तो दे विल बी पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब आईनी बेंच है। अगर आईनी अदालत होती और वो पास हो जाती 26वें में, तो फिर जरूरत ना पड़ती। ठीक है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तादाद के लिए भी अमेंडमेंट की जरूरत है। तो एक तो ये मेरा अंदाजा और मेरा गुमान है। दूसरा भी शायद एक एम्बिग्विटी मौजूद है कि जिसमें यह था कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर या दीगर मामलात में जहाँ पर आपने सीनियर मोस्ट का, इवन जुडिशल जो काउंसिल है उसके लिए 2 सीनियर मोस्ट जजेस और बाकी हाई कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट, यही है शायद उसकी। तो अब एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा आ गया है जो मैं सोच रहा था कि आया वो जो सीनियर मोस्ट हैं, वो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस के बाद है या ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के? ओके कि ना, ये भी एक सवाल है ना कि पहले माजी में क्या था कि सीनियर मोस्ट ही चीफ जस्टिस होता था। हाँ। तो इसलिए ये क्वेश्चन, तो अगर जो नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस अगर वो 2 हैं तो वो और होंगे, और द सीनियर मोस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा ख्याल है इस टाइप की कुछ एम्बिग्विटीज हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन की शायद जरूरत पेश है। माहिरीन कानून ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये तादाद का तो मेरा अंदाजा है कि ये तो बढ़ानी पड़ेगी। तैयारी की जा रही है कोई ऐसी? अभी तक तो मेरे नोटिस में ऐसी कोई नहीं है। कल हमने सुना और आज असेंबली का इजलास है, लेकिन जाहिर है वो जो पार्टी का एक वो पार्लिमानी कमेटी जो स्पेशल एक बनी हुई है, उसमें चीज़ें जाएंगी और सब कुछ। लेकिन ये मैं एज ए स्टूडेंट और एज ए लेमैन या जो कुछ मैं सुन रहा हूँ उसके मुताबिक मैंने फिर। ठीक है। मोहम्मद अली सरफराज साहब, आप सर बताइएगा कि ये जो अब 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आने जा रही है, तो अभी राय साहब ने कहा कि उसमें कुछ खामियां रह गई हैं, या बात हो रही है कि कुछ खामियां जो है वो दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है कुछ उस पर एहतजाज, कोई प्लानिंग है आपकी, या उसमें शरीक होंगे? नहीं जी, हम तो शरीक नहीं होंगे। ये तो राजा कमरुल इस्लाम साहब बेहतर बता सकते हैं कि ये उस वक्त क्या कर रहे थे, इतनी इनको उजलत थी, कितना हम इनके सामने पीटे, कितना हमने कहा कि आईनी तरमीम जब करनी हो तो 8-10 महीने लगते हैं। लेकिन उस वक्त वेस्टेड इंटरेस्ट से ये सारे ड्रिवन बाय देयर ओन इंटरेस्ट थे, खुद भी पूरे तरीके से ड्राफ्ट नहीं कर सके, अफरा तफरी में किया। अब उसमें कोर्ट तो बना दिया, ये खाली तादाद का मामला नहीं है। हाँ। ये कि इतनी उसमें एम्बिग्विटी है, इनको यही नहीं समझ आ रही कि अब कौन से केस आईनी अदालत में जाएंगे, कौन से बजाय के काम में कुछ जल्दी आती, जो ये कहते थे हम चाहते हैं कि केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ हो, उसके बजाय अब यही नहीं समझ आ रही कि आईनी केस कौन सा और आईनी केस कौन सा नहीं है कि जिसको आईनी अदालत में नहीं जाना। ठीक है। फिर उसके बाद अब ये मुस्लिम लीग नून इस मेरे ख्याल में नए चीफ जस्टिस का भी अब तोड़ निकालने के लिए तैयार हो गई है, बिकॉज ये एक्सपेक्ट नहीं करते। हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर
वो सर कैसे जी? वो सर कैसे? वो जस्टिस मुनीब अख्तर को और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो हिस्सा बनाया जस्टिस मुनीब अख्तर को, जी जी, तो उसके ये शायद ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले, जो बिल्कुल ही अब हारे हुए लोग जो असेंबलियों में बैठे हैं, उन्होंने कभी इखलाकी बुनियादों की बात पहले तो कभी नहीं की। अब वो कहते हैं कि जी क्योंकि 2 जज सुपरसीड हो गए तो इखलाकी बुनियादों पे उनको चाहिए कि जी वो इस्तीफे दे दें। इन्होंने शायद ये सोचा हुआ था। अब उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए जजेस ने, तो जस्टिस इजाजुल हसन ने भी, शरीफ आदमी ने, इनके इन्हीं कारनामों की वजह से इस्तीफा दे दिया। अगर काश वो भी होते तो अदलिया का जिस तरह ये बेड़ागर्क करना चाह रहे थे, अब इनको शायद लग रहा है कि शायद उस तरीके से नहीं हो सका, भी फर्दर को और गुंजाइश है, कोई शायद मिलिट्री कोर्ट्स की कोशिश भी की जाए। अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है, इनको पहले भी खैर इन्होंने गैर आईनी तरीके से किया है लोगों के जमीन खरीद के, तो जो ये बात कहते थे कि जी हम बिल्कुल ही 2 नंबर तरीके से भी करेंगे, तो करें, देखें अब ये क्या करते हैं। अब इनके क्वार्टर्स में दोबारा परेशानी तो हो गई है। जो ये अचीव करना चाह रहे थे वो प्रोबेबली शायद ये नहीं कर सके, हालांकि वैसे मैं समझता हूँ उन्होंने काफी नुकसान दे दिया है। तो ये जो बेंच तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? कोई एहतजाज करेगी? कोई, जैसे आप पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने थे, कौमी असम्बली में जो है वो आईनी तरमीम पास होगी, आप वॉकआउट कर गए, फिर जब पार्लिमानी कमेटी की बारी आई तो आपने नाम दिए लेकिन शामिल नहीं हुए, तो अब क्या होगा सर? नहीं, अब ये नई कानून साजी अगर करें, देखें जी तहरीक इंसाफ का ज़मीर तो साफ है ना। इस मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है और आपके जो अदालती निज़ाम का जिस तरह फना कर दिया गया, उसमें कम से कम हमारा हिस्सा तो नहीं है ना। हमें तो फख्र है इस बात के ऊपर। हमने सारे जुल्म बर्दाश्त किए, जबर बर्दाश्त किए, घर से बेघर होके भी वक्त गुजारा, अपनी इज्जतें बचाते रहे। जो भी शख्स किसी के इनके हथे चढ़ता था हुकूमत वालों के, उसको या पैसे देते थे या उसको जलील करते थे या किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करते थे या फैमिली मेंबर्स को अबडक्ट करते थे। हमने तो अपनी इज्जतें बचाई बड़ी मुश्किल से, आगे भी बचाएंगे। हमारी तो अपने मुल्क में इज्जत बचानी मुश्किल हुई है। जावेद साहब, आपको अंदाजा नहीं है व्हाट वी हैव बीन थ्रू इस मुल्क में, जिस तरह का जबर इन लोगों ने किया है। ये तो इनका आखिरी दफा है। ये भी जबरदस्ती धक्केशाही से आ तो गए हैं, लेकिन अब इनको भी पता कि इसके बाद जिंदगी में इनको कभी वोट नहीं मिलेगा। जो 4 मिले भी थे पिछले इलेक्शन में, वो भी इन्होंने खत्म कर लिए। ये जुल्म और ज्यादतियां अब हर बच्चा अंडरस्टैंड करता है इस मुल्क का। सबने देखा कि क्या हुआ है, जो MNAs के साथ हुआ है, जो MPAs को एहतजाज हो रहे थे शहरों में, MPAs को जदोकोब किया गया। ऐसा तमाशा हुआ। ये जमहूरी जमातें अगर ये जरा तो राय साहब, अभी फिर ये जब 27वीं तरमीम आती है तो बंदे पूरे हैं, फिर जो है वो तहरीक इंसाफ फिर गिला करेगी कि जनाब ज़ैनुल कुरैशी साहब गायब हो गए, फलां गायब हो गए, फलां गायब हो गए। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि वो जितने गायब हुए थे उन सारों को पार्टी ने नोटिस दे दिए। उस वक्त रोना क्या था कि शायद हमने गायब किए हुए। हाँ। तो ये जितने गायब थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं और अपने पार्टी के साथ वफादारी का इजहार कर रहे हैं। हाँ। अगली दफ़ा के लिए, ताकि अगली दफ़ा फिर गायब हो। हाँ। तो वो गायब तो सारे वो आ गया। अब देखें, मेरे भाई ने कितनी हसरत से कहा कि काश एजाजुल हसन साहब भी होते, और तो फिर नकवी साहब का नाम नहीं लिया उन्होंने कि काश वो भी होते। तो ये मंसूर अली शाह साहब को भी, ये मैं इसकी, चाहे वो मेरी जमात की तरफ से हो या किसी और की तरफ से, जजेस को इस तरीके से ओपनली सपोर्ट करना, ये तो उल्टा उस जज को की कोई सर्विस नहीं है, उसकी खिदमत नहीं है, उसको खराब करने वाली बात जी। और हमने तो किसी को, और यही मेरी दानिस्त में जो है वो एजाजुल हसन साहब के साथ हुआ और यही मंसूर अली शाह साहब के साथ भी शायद हुआ हो, क्योंकि वो खुद भी शायद इसको जजेस पसंद नहीं करते कि सियासी लोग जो है उनको सपोर्ट करें, चाहे वो मेरी तरफ से हो या दूसरी तरफ से। तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ, जब वो अपनी इनिंग्स कंप्लीट करके चला जाए तो फिर उसके बाद आप उनको तारीख की कसौटी पे परखें, चाहे साकिब निसार हो, चाहे बंदयाल हो, तो फिर आप सासू काजी फायज ईसा का नाम नहीं लेते आपके तरीके बात करें जी। नहीं, वो तो अभी गए, वो उनका भी लेंगे, लेकिन इस काश का बड़ा लुत्फ उठाया मैंने, बड़ा मजा आया कि जनाब देखें। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो समैली फैसले करने की आदत है, ये वो साकिब निसारी रवैया कि जी वो फ़लाँ को वोट नहीं मिलेगी, फ़लाँ को मिली थी और फ़लाँ हारा हुआ है और फ़लाँ जीता हुआ है, तो ये भी कल्चर बड़ा
गलत है। कल घोड़ा भी हाजिर है मैदान भी, इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं, कोई हारा है कोई जीता है। हम हार गए थे 18 का इलेक्शन में, जितने को आपकी मैं खुद हार गया था इलेक्शन 18 का भी हार गए थे इलेक्शन, और हमने रोना नहीं रोया था, हमने कहा कि ठीक है मतलब हार गए हैं। तो ये जो तरीका है मतलब देखे ना, किसी दूसरे को बात भी ना करने देना और उसके दरमियान में बोलना और ये करना, ये रवैया अच्छा नहीं है। मैं ठीक है मोहम्मद अली साहब, आप लोग कहते थे कि अक्टूबर बड़ा अहम है और अक्टूबर आने के बाद हालात बदल जाएंगे, तो समझते हैं आप कि अक्टूबर जो है वो अब आ गया है, काजी फैसल साहब चले गए हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना जो है वो हलफ उठाया, फिर उसके बाद अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, आज फुल कोर्ट भी हुआ, तो कुछ हालात बदल रहे हैं आपके लिए भी? पहले तो मैं राजा साहब की बात का थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं इंतजार कर लेता हूँ, मैं कैन वेट। जी जी जी, वो तो उन्होंने बात ऐसी की थी, मैंने बीच में मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं आप बात नहीं करते वाकई जी। अच्छा सर, गुजारिश ये थी कि हमने कोई जजों के लिए 25 तारीख की जो शर्त थी ना, ये PMLN की थी, हमारी नहीं थी। हमने कभी किसी जज को पर्टिकुलरली सपोर्ट नहीं किया। हमारा तो मौकफ ये था कि आप जजों को इसके एग्जेक्टिव के नीचे ला के हुकूमत जजों की तकर्री ना करे और आप ये जुल्म ना करें और अदलिया की आज़ादी को इस तरीके से आप सैबोटाज ना करें। इनको काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले कुछ ना कुछ करना था। ये सारी अफरा तफरी इनकी थी। जस्टिस एजाजुल एहसन का तो मैंने वैसे नाम लिया कि वो भी बेचारे इनके हाथों घबरा के जिस तरह ये जजों को जलील कर रहे थे, इस्तीफा दे के चले गए। अब बाकी दो जो जज थे सीनियर मोस्ट, अब वो इस वक्त नंबर 2 और नंबर 3 हो गए ना। जस्टिस याहिया अफरीदी को इन्होंने ही लगाया ना, हमने तो नहीं लगाया। और मैंने सुना वो अच्छे जज हैं। अब उनको भी काउंटर करने की इस वजह से तकलीफ उठ गई है कि उन्होंने बाकी 2 जजों को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर डाल दिया है। अब इनको लग रहा है कि शायद याहिया अफरीदी साहब इनके कंट्रोल से बाहर हो गए। जो सर्विस काजी फायज ईसा साहब इनको देते रहे हैं और ये कहते हैं कि जी हम हारे तो हमने मान लिया, तो इस दफा कौन सा जीते हुए, हारे ही हुए। लेकिन ये नहीं मानते। और तकलीफ ही सारी ये थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन ना कहीं से खुल जाए। काजी फायज ईसा साहब पूरी इनको सपोर्ट दे रहे थे। हॉर्स ट्रेडिंग को फरोग काजी फायज ईसा ने दी। 365 की जो तशरीह की जिसके तहत उन्होंने कहा जी वोट काउंट हो जाएगा, वो इनके बेनिफिट में था। ये पहले कानून भी इन्हीं के दौर में बना था, जब इनको सूट नहीं करता था तो इन्होंने ये कानून बना लिया था। अब इनको वोट काउंट सूट करता था तो इन्होंने इनका एक्चुअली कोई दीन ईमान इन जमातों का रह ही कोई नहीं गया। आप समझते हैं कि ये इलेक्शन खुल सकता है? इनकी कोशिश देखिए, हमारी तो एक जद्दोजहद है सर। हमारे ऊपर तो हर किस्म का जबर हो रहा, हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम तो पूरी कोशिश भी करेंगे, हम अपनी जद्दोजहद भी करेंगे और हम अपना हक लेने की कोशिश करेंगे। ये हमारा हक मारने की कोशिश करेंगे और अपनी झूठी गवर्नमेंट को तवालत देने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए ये कामयाब होते हैं कि हम होते हैं। इलेक्शन जो है वो खुल सकता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कितने मजलूम थे ज़ैन कुरैशी साहब। उन्होंने कहा कि मजलूम कि जिनकी खातून खाना उठा ली गई, वो तो चलो जुल्म हो गया अगर हुआ उसी तरह। तो अब मुझे ये बताएं, ये नोटिस मजलूम को ऊपर से मारने वाली बात है कि यानी एक मजलूम है जिसके साथ इतना जुल्म हुए, आप उनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं पार्टी से निकालने की और वो सफाइयाँ दे रहे हैं। यानी मतलब कोई एक चीज पे दलील की लॉजिक की जुबान में मैं जवाब दूंगा। भाई मुझे बात पूरी करने दो, मैं बोला हूँ आपकी बात करने दें। हाँ अच्छा, 4 चीफ जस्टिस की सर्विसेज लेने वाले एक चीफ जस्टिस की सर्विस पे एतराज कर रहे हैं। चलें यार, अगर फर्ज किया उन्होंने 1 साल में कोई सर्विस दे भी दी, सपोज करें थोड़ी देर के लिए, तो ये जो 4 थे जिनके लिए काश का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ये भी तो सर्विस दी थी ना उन्होंने। क्या नहीं दी, मतलब काश कह सकते हैं। 10-10 महीने जो है वो मैं जेल में रहा हूँ और वो मुकदमे में देख लेंगे किसी जगह पे उन्होंने क्या, इन्हीं के ज़माने की वो काश वाले जजों को फैसला सुनाते हुए जो उन्होंने फैसला सुनाया वो सामने। तो ये चीज़ें जो है, और ये जो अभी एग्जेक्टिव को उसके ताबे करने की बात कर रहे हैं, क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है या पार्लियामेंट करती है? तो ये तो मतलब एग्जेक्टिव के ताबे वगैरह वाली बात नहीं है, पार्लियामान के ताबे होना पड़ेगा। पार्लियामान में कल हमें घर भेज दें आप, चलें जैसे उनकी ख्वाहिश है, हम चले जाएंगे तो आपके भी ताबे होगा। तो पार्लियामान के ताबे है, पार्लियामेंट के ताबे है आप। राय साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेकर आ जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद अली सरफराज साहब, बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो गई हैं और अब बुशरा जो है वो पार्टी को लीड करेंगी या गौहर अली खान साहब करेंगे या अलीमा खान साहब करेंगी? नहीं जी, गौहर अली खान साहब करेंगे और सलमान अकरम राजा साहब करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी खान साहब ने लगाई है। अच्छा। बुशरा बीबी खान साहब की बहन है। हमारा जो उनके साथ जुल्म हुआ वो तो हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। बुशरा बीबी भी और अलीमा खानम साहिबा भी, उनकी जो बहन है, हमारे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन पार्टी को लीड करने की जिम्मेदारी पार्टी के चेयरमैन की और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की है, जैसा कि खान साहब ने लगाई है। ठीक है, तो बुशरा वही लीड करेंगे। तो बुशरा क्या करेंगी सर? बुशरा बीबी एज फैमिली मेंबर वो हमारे लिए बड़ी मोहतरम है। करना उन्होंने क्या है जी, वो तो बेचारी अपने केसेस को भुगत रही है, नाजायज जिन केसेस में उनको फंसाया हुआ है। अभी तो उनकी प्रोटेक्शन का मसला है कि अब हर रोज तो उनकी तो गिरफ्तारी रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। हर रोज तो गिरफ्तारी एक केस से निकलते हैं, दूसरे में पकड़ लेते हैं। उन्होंने तो ऐसा कोई क्लेम ही नहीं किया। वो तो लेकिन सर हमने तो देखा सर कि वो अडाला से लेके बनी गाला तक, फिर बनी गाला से पेशावर तक जो है वो कोई रुकावट नहीं थी। नहीं देखें, इसका एक बात तो क्या था, रुकावट से आपकी क्या मुराद है? रुकावट से मुराद ये है कि जो आप जिस आप फियर का है वो इजहार कर रहे हैं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ जिसका आप इजहार कर रहे हैं कि वो तो गिरफ्तारी से बच रहे हैं। तो बड़ी बात है कि पहले एक केस, फिर दूसरा केस, तीसरा अल्लाह करे, अल्लाह से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अडाला से लेके बनी गाला तक और बनी गाला से लेके पेशावर तक कोई रुकावट नहीं थी। पहली दफा ऐसा हुआ है, अच्छी बात है अगर ये हो। तो ये नाजायज ना हक किसी को कितने को केसों में फंसाएंगे, बार बार केसों में बरी, और पहले केस ही नहीं लगते रहे। वो एक शख्स केस में अगर बरी है और अगर उसकी जमानत हो गई है या किसी केस में बरीयत हो गई है, रुकावट होनी भी नहीं चाहिए। अगर आज रुकावट नहीं हुई तो इस बात का हम हुकूमत को क्रेडिट तो नहीं दे सकते, उन्होंने वाह 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 क्या कमाल कर दिया। हम तो उस बात पे उनको शर्मिंदा करेंगे जो उन्होंने गंद पहले मारा है, जो बार बार बेलें होने के बाद जो गिरफ्तारियां होती रही हैं। असल गंद तो वो था, अगर एक दफा बेल हो गई और उस पर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इस पे क्या हम उनको कोई अलकाबात दें, उनको कोई तमगे दें हुकूमत को? तो वही रहेंगी सर केपी या पंजाब का भी कोई दौरा करेंगे? वो उनका फैसला है जी, देखेंगे अभी जिस तरह वो मुनासिब समझेंगी वैसे करेंगी। चलें राय साहब, कोई नया केस तो नहीं खुलेगा बुशरा पे, जो जिस खौफ का या डर का इजहार कर रहे हैं कि कोई नया केस भी खुल सकता है? हमें तो नहीं लग रहा कि जैसे पहले अभी उनकी रिहाई हुई है। ये वो आपने खुद बताया कि वो गए हैं, लेकिन देखें एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी वो कोई भी लीडर है वो उसकी जहाँ मर्जी है वो रहे, और दूसरी तरफ कोई लीडर हो तो वो मरी क्यों है, वो लाहौर क्यों है, वो फलां क्यों है। तो ये तो मुनासिब नहीं है। मतलब जो किसी की निजी ज़िंदगी है उसमें हम नहीं मुनासिब समझते कि वो हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, चाहे वो बुशरा बीबी हैं या अलीमा खान है। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल रोल है जो कि उन्होंने शुरू कर दिया है अभी जाने के साथ, देखें ना, अगर उनका कोई सियासी किरदार नहीं है तो फिर पार्टी के चेयरमैन की क्यों मीटिंग्स हुई, मुलाकातें क्यों हुई? मतलब हाँ, जनरल सेक्रेटरी की होती तो कह सकते थे जी लीगल वो हैं तो ठीक है, लेकिन चेयरमैन, पॉलिटिकल, चीफ मिनिस्टर, तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो जो सियासी रोल है वो प्ले करेंगी, और वो बज़ाहिर जो लग रहा है। लेकिन ये शुनीद है और उनका हक है, अगर वो करना चाहें तो कोई अगर बानी चेयरमैन उनको देते हैं टाइम तो ये बिल्कुल उनका राइट है। लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो उनके ख़िलाफ़ केसेस थे। उसके अलावा अगर कोई नई हुए होते तो फिर तो कोई गुमान था कि शायद। तो बुशरा के आने के बाद कोई तो आपको तो कोई डर खौफ नहीं है हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा या कोई बुशरा लीड कर सकती हैं? या देखें उस सियासी हवाले से तो नहीं है, लेकिन जो गैर मरई हवाले से बहुत से हमें भी खदशात है। पता नहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं रूहानी तौर पे भी जिससे हमारी हुकूमत को कोई ख़तरात लायक हों। देखें एक नालायक तरीन चीफ मिनिस्टर पंजाब में जिसके मतलब सबका इत्तेफाक राय था, इवन पार्टी की अपनी लीडरशिप का, अपने टीएस का, वो उन्होंने हुकूमत की उसी तरीके से अपनी रूहानी ताकतों की बुनियाद पे, तो वो वाला ख़तरा हमें बदस्तूर है और हमें इस पे तफक्कुरात है गहरे के पता नहीं हुकूमत के गिर्द को ऐसा हालात ना आ जाए। बाकी हमें कोई सियासी तौर पे कोई खतरा। ठीक है मोहम्मद अली साहब,
सर कुछ बताइएगा कि पॉलिटिक्स सर जा किस तरफ रही है? पहले भी तहरीक-ए-इंसाफ से जो है वो 26वीं तरमीम के से जो है वो बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, तो अब अगर कोई हुकूमत रब्ता करेगी तो तहरीक-ए-इंसाफ को बैठेगी मुज़ाकरात के लिए या अब बात आगे बढ़ाने के लिए? नहीं जी, नहीं बैठेंगे। और वैसे जावेद साहब के मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। गैबी मदद तो माशाल्लाह ये रूहानियत की बातें करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी गैब से कहां से इनको ताकतों की मदद रही है सिलेक्शन के अंदर। 5 वोट को 500 करने वाली ताकत तो गैब की ताकतें तो सारी इनके साथ है, इनको कौन सी रूहानियत से डर लगता है? हाँ। और हर तरफ से इनको गैबी मदद आ रही है, लोगों के ईमान भी रातों रात बदल रहे हैं, सबको इनके अंदर ऐसा कोई चीज नजर आने लग पड़ी है कि सारी जमातों के मेंबरान भाग भाग के मकनातीसी इनमें कोई ऐसी ताकतें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मौकलात जो हैं वो कमजोर पड़ गए और इनके जो है वो तेज हो गए हैं। इनके मौकलात इनके पास ही हैं जी, को बदल इनके कौन से मौकल हैं, कमाल के मौकल हैं वैसे जो भी हैं। हाँ। हर तरीके से काबू कर लेते हैं, वो जैसे भी करें, वो तरीकाकार उनके पास हर किस्म का है। और वैसे पाकिस्तान में तो अब मेरे ख्याल में इस बात की शर्म भी खत्म हो गई है कि तरीका कोई भी हो, मकसद निकलना चाहिए। मकसद निकालने के लिए इस मुल्क की कुर्बानी दी जा रही है, हर चीज वो की जा रही है जिसको करने का कभी सोचा नहीं गया था कि यहाँ तक भी एक जमहूरी दौर में किसी मुल्क में हो सकता है। आफरीन है इन जमातों पे जो अपने आप को सियासी और जमहूरी कहती हैं, और जिस तरीके से ये लेट गए हैं और जमीन पे, और जिस तरीके से ये पॉलिशें कर रहे हैं, आफरीन है। तो सर बुशरा तो अब बाहर आ गई हैं, कोई तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब का भी कोई मुस्तकबिल है, कोई मुस्तकबिल करीब में आप देख रहे हैं को बाहर आ जाए? है ही मुस्तकबिल तो है ही पाकिस्तान का, इमरान खान के साथ है, जितनी देर भी लगेगी। अभी जुल्म और जबर की काली रात है, देखे कितनी देर चलती है। मुस्तकबिल तो पाकिस्तान का है ही इमरान खान के साथ। देखिए विदाउट पब्लिक सपोर्ट तो कोई मुस्तकबिल नहीं होता। किराए के बंदे पकड़ के ला के उनको कुर्सियों पर बैठा देने से कभी मुल्क नहीं चलते, और ना ही को मुस्तकबिल होता है। जिसको अवाम ही ना माने, जिसको जमहूर माने ही ना, उनके साथ किस बात का मुस्तकबिल? तो इमरान खान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आज आए कल आए, हम उसके साथ खड़े। चलें राय साहब, मुस्तकबिल अंदर बैठा हुआ है डेला जेल में और आप बाहर हैं, तो उन्हें बाहर लाएं सर। जी बिल्कुल, मुस्तकबिल बाहर आ भी गया काफ़ी हद तक। जो 7वीं 8वीं ताकत मंत्रों और चापों पे चल रही थी, तो वो मुस्तकबिल बाहर है और निसफ आ गया है, बेटर हाफ, तो मज़ीद भी इंशाल्लाह आएगा। और हमारी तरफ से तो देखें चीज़ें, अगर आप ये बात करते हैं इस किस्म की, तो ये देखें कि जो अभी अमेरिका में एक हल्का सा हंगामा हुआ था वो जी उसकी सज़ाओं की नोयत देखें। क्या वो इंसानी हकूक़ वहाँ पे नहीं है, जमहूरी हकूक़ नहीं है? बरतानिया में अभी ये जो बलवा हुआ आखिरी, उसमें देखें कि कितनी जल्दी ट्रायल हुआ, कोई करारदाद नहीं आई सर उस पे कहीं पे इंसानी हकूक़ और ना ही कोई जो है वो खत लिखा गया किसी को, नहीं लिखा गया। और उस पे देखें ना बरतानिया में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, और इंसानी हकूक भी थे। 20-20 साल की सजाएं। जी राय साहब बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अली साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।